हाँ, मिर्गी की बीमारी एक प्रमुख न्यूरोलॉजिकल रोगों में से एक है। हम सबसे पहले इसकी परिभाषा बताना चाहेंगे। मिर्गी वह रोग है जिसमें मस्तिष्क के भूरे पदार्थ अर्थात कॉर्टेक्स में कुछ खराबी आती है और वहाँ पर स्थित विद्युतीय तरंगों में अनियमितता पैदा होती है और अनियंत्रित और असंचालित किस्म की बिना क्रम की विद्युत तरंगें का विस्फोट पैदा होता है और यह विस्फोट क्षणिक होता है, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए रहता है और उस अवधि में मरीज को अनेक प्रकार के लक्षण पैदा हो सकते हैं। इन लक्षणों में यह इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क के कौन से भाग से वह विद्युतीय खराबी पैदा हो रही है। यदि वह हमारे फ्रंटल खंड से पैदा हो रही है जहां पर कि प्रेरक केंद्र होते हैं, मोटर केंद्र होते हैं, तो शरीर के विभिन्न भागों में अकड़न और झटके पैदा होते हैं। यदि वह पैराइटल खंड में हो रही है जो कि संवेदी केंद्र होता है, तो मरीज को शरीर के विभिन्न भागों में झुनझुनी या अनेक प्रकार की संवेदनाएं प्रकट हो सकती हैं। यदि वो ऑसिपिटल खंड में है तो मरीज को कुछ क्षणों के लिए कुछ दृश्य या रोशनी दिखाई पड़ सकते हैं और यदि वह टेम्पोरल खंड नामक हिस्से में है मस्तिष्क के, तो मरीज को कुछ क्षणों के लिए तरह तरह की आवाज़ें या ध्वनियाँ या वक्तव्य सुनाई पड़ सकते हैं। इस प्रकार की अवस्थाओं को हम लोग हेल्यूसिनेशन या विभ्रम कहते हैं। तो ये क्षणिक विभ्रम मिर्गी के दौरों के अंतर्गत आते हैं और जब ये दौरे मस्तिष्क के काफ़ी बड़े हिस्से को प्रभावित कर लेते हैं तो हम उसे सर्वव्यापी मिर्गी बोलते हैं, जनरलाइज्ड मिर्गी बोलते हैं। और जब वो किसी एक स्थान में सीमित रहती है तो हम उसे स्थानीय या फोकल मिर्गी बोलते हैं या आंशिक मिर्गी बोलते हैं अर्थात पार्शियल मिर्गी बोलते हैं। तो मिर्गी दो प्रकार की होती है, आंशिक या स्थानीय और सर्वव्यापी या जनरलाइज्ड। और कुछ मिर्गी के दौरे आंशिक के रूप में शुरू होते हैं और बाद में पूरे मस्तिष्क को जब वो प्रभावित कर लेते हैं तो सर्वव्यापी कहलाते हैं। सर्वव्यापी दौरों को हम अकड़न और झटके वाले दौरे, जिसे हम बड़ा दौरा या ग्रांड माल कहते हैं, उस रूप में आमतौर पर जानते हैं, जिसमें कि पूरे शरीर में अकड़न और झटके आते हैं। इसके अलावा सर्वव्यापी दौरों का एक और रूप होता है जिसमें कि अकड़न और झटके तो नहीं आते, हालांकि पूरा मस्तिष्क प्रभावित होता है और ये बच्चों में पाए जाते हैं और इनमें बच्चा कुछ क्षणों के लिए शून्य में ताकने लगता है और आसपास के वातावरण से अनुपस्थित हो जाता है। इस प्रकार के दौरों को एब्सेंस या अनुपस्थिता दौरे कहते हैं। तो सर्वव्यापी दौरे एक तो सर्वव्यापी अकड़न और झटके वाले हुए, दूसरे अनुपस्थिता वाले हुए, तीसरे मायोक्लोनिक या जिसमें मांसपेशियों में अचानक झटके आते हैं उस प्रकार के हुए, या तनाव शिथिलता के हुए जिसमें अचानक एटॉनिक हो जाता है, व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है। तो ये कुछ प्रकार हैं सर्वव्यापी दौरों के। और जो आंशिक दौरे में शुरू में बता रहा था स्थानीय किस्म के, वो इस पर निर्भर करते हैं कि मस्तिष्क के कौन से खंड से वो बीमारी पैदा हो रही है और फिर इस पर भी निर्भर करते हैं कि उन आंशिक दौरों में व्यक्ति की चेतना बनी रहती है कि नहीं। कुछ आंशिक दौरों में व्यक्ति को पूरी तरह से होश रहता है, उसे सब कुछ याद रहता है और बाद में वो सब बता पाता है। उस प्रकार के आंशिक दौरों को हम सरल आंशिक बोलते हैं, सिंपल पार्शियल। और कुछ पार्शियल या आंशिक दौरे ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति को आसपास का ध्यान नहीं रहता, उसकी चेतना का ह्रास हो जाता है, उन्हें हम जटिल आंशिक दौरे बोलते हैं, पार्शियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो सर्वव्यापी दौरों के अनेक प्रकार हुए, आंशिक दौरों के भी अनेक प्रकार हुए। उसको हमने जटिल और सरल में बांट दिया और फिर हमने उसको बांटा कि वो प्रेरक हैं या संवेदी हैं या दृश्य हैं या श्रव्य हैं या घ्राण के हैं या स्वाद के हैं, कि मस्तिष्क के कौन से खंड से उसका खराबी उठ रहा है। तो ये हुआ मिर्गी का वर्गीकरण और उसकी परिभाषा। मैं परिभाषा को एक बार फिर बोलने की कोशिश करूंगा कि मिर्गी वह बीमारी है जिसमें मस्तिष्क के किसी एक सीमित भाग से या उसके एक केंद्रीय भाग से अचानक विद्युतीय तरंगों का विस्फोट होता है और उसके कारण शरीर के अंदर अनेक प्रकार के प्रेरक या संवेदी या चेतना को प्रभावित करने वाले लक्षण पैदा होते हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है मिर्गी की परिभाषा की, और वो ये है कि ये दौरे स्वतः पैदा होते हैं, अपने आप होते हैं। ये एक प्रवृत्ति है जो उस व्यक्ति के जीवन में अनेक वर्षों तक या शायद जीवन पर्यंत बनी रहती है। इट्स ए टेंडेंसी एंड अनप्रोवोक्ड। मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये स्वतः पैदा होते हैं और यह प्रवृत्ति है जो जीवन भर बनी रहती है, बार बार दौरे आने की। अ टेंडेंसी टू हैव रिकरेंट सीजर्स अनप्रोवोक्ड। यह मिर्गी की परिभाषा का एक महत्वपूर्ण अंग है।
कुछ और अंग है मिर्गी की परिभाषा के जो आपको याद रखना चाहिए, या मिर्गी के दौरों के गुण किस आधार पे हम कहें कि ये जो घटना हुई ये मिर्गी के दौरे के गुण से मिलती है कि नहीं। ये 2-3 गुण मैं आपको और बताना चाहूंगा। एक तो है क्षणिक, तो मिर्गी के दौरे कम अवधि के होते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, अधिक से अधिक 5 मिनट। ये पहला गुण हुआ। लगातार नहीं चलते, लगातार चले तो वो अपवाद होता है और उसको हम सतत मिर्गी अवस्था बोलते हैं। सतत मिर्गी अवस्था, स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं उसे। वह एक बड़ी आकस्मिक और गंभीर घटना होती है, पर वो मिर्गी की परिभाषा का हिस्सा नहीं है। तो मिर्गी के दौरों का मैं गुण बता रहा था। एक गुण होता है कि वो क्षणिक होते हैं, कम अवधि के होते हैं। दूसरा गुण होता है वो समरूपी होते हैं, एक रूपी होते हैं, स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, एक ही एक प्रकार के। जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का दौरा आता है उसको अगला दौरा भी वैसा ही आएगा। तो एक रूपी, समरूपी होते हैं। तीसरा गुण हुआ ये बार बार आते हैं, इनमें पुनरावृत्ति की आदत होती है, रिकरेंट इसका अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में हम उसे पुनरावृत्ति कहेंगे। इनमें बार बार पुनरावृत्ति होने की आदत होती है। ये तीसरा गुण हुआ। और चौथा गुण हुआ ये अपने आप होते हैं, अनप्रवोक्ड होते हैं। तो ये अगर गुण आप याद रखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि कोई सा लक्षण मिर्गी के दौरे का हो सकता है या नहीं। अब हम आते हैं मिर्गी की समाज में व्यापकता कितनी है और इस समस्या का आकार कितना है। इसके लिए जो विज्ञान जिसका कि अध्ययन किया जाता है उसके लिए एक थोड़ा सा असामान्य सा शब्द मैं हिंदी में बोलूंगा, अधिजन विज्ञान, एपिडीमियोलॉजी। एपी का अर्थ होता है अपॉन, डेमोस का मतलब होता है लोग या जन, एपिडीमियोलॉजी अधिजन विज्ञान, लोगों के ऊपर। तो अगर हम मिर्गी के अधिजन विज्ञान की बात करें या एपिडीमियोलॉजी की बात करें तो मैं आपको 2 शब्द बताना चाहूंगा। एक होता है आघटन, आघटन का मतलब होता है इंसिडेंस, और एक होता है व्यापकता, उसका मतलब होता है प्रिवेलेंस। तो मैं आपको प्रिवेलेंस पहले बताऊंगा, मिर्गी की व्यापकता कितनी है। अनेक प्रकार के अध्ययनों से जो कि समाज के अंदर या बड़े जनसंख्या के बड़े समुदायों के ऊपर सर्वेक्षण के माध्यम से और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किए गए हैं, उन अध्ययनों से पता चला है कि मिर्गी की व्यापकता लगभग 0.5 से लेके 1% तक होती है। 0.5 से लेके 1%। अर्थात यदि इस कक्षा में 100 लोग बैठे हैं तो उसमें से एक, या अगर 200 बैठे होते तो उसमें से एक को यह बीमारी होने की आशंका होती। ये उसकी व्यापकता है। इंदौर जैसे शहर की आबादी को यदि हम 20 लाख मान के चलें तो इस आधार पर कितने लोग होंगे? 40,000। अगर नहीं 20,000 लोग होंगे। अगर कम, अगर 0.5 का आंकड़ा पड़े तो 10,000 लोग होंगे इंदौर जैसे शहर में। तो यह मिर्गी की व्यापकता हुई। और दूसरा होता है उसका आघटन। आघटन का मतलब होता है कि किसी एक नियत जनसंख्या में एक नियत अवधि में कितने लोगों को यह रोग पहली बार नया शुरू हुआ। इसे अंग्रेजी में इंसिडेंस बोलते हैं। एक नियत जनसंख्या में एक नियत समय में कितने लोगों को यह रोग पहली बार हुआ, इसे आघटन कहा जाता है। तो इसका आघटन होता है 50 प्रति 1 लाख प्रति वर्ष। तो यदि इंदौर की आबादी 1 लाख होती तो उसमें से लगभग 50 लोगों को 1 साल में नए पहली बार यह रोग शुरू हुआ होता। यह उसका इंसिडेंस कहलाया या आघटन कहलाया। अधिजन विज्ञान से ही एक और जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको हम लोग बोलते हैं जोखिम कारक, रिस्क फैक्टर। तो मिर्गी पैदा करने के जोखिम कारक क्या क्या हैं? कौन कौन से कारक हैं जो कि मिर्गी होने का जोखिम बढ़ा देते हैं? इन्हें हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। और जोखिम कारक से हमारा तात्पर्य यह है कि वो कारण या वो परिस्थितियां जिनके मौजूद होने से उस रोग को होने की आशंका बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ती है इसे हम गुणित के रूप में बताते हैं। 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, इस प्रकार से हम उस जोखिम कारक की आकलन करते हैं। तो मिर्गी को लेके जो अधिजन विज्ञान के सर्वे किए गए, सर्वेक्षण किए गए, उनमें अनेक प्रकार के जोखिम कारक पहचाने गए हैं। उदाहरण के लिए यदि बच्चे का जन्म समय से पूर्व हुआ था या उसकी प्रसूति ठीक तरह से नहीं हो पाई थी और उसको जन्म का लकवा पैदा हो गया था जिसे सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, तो उसमें मिर्गी होने की संभावना बढ़ जाएगी। या उस व्यक्ति का यदि सामाजिक और आर्थिक स्तर निम्न स्तर का है तो उसमें मिर्गी होने का रिस्क या आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि इन लोगों को प्रायः अनेक प्रकार के मस्तिष्क के संक्रमण का मतलब इन्फेक्शन,
ऐसी बीमारियां होने की आशंका ज़्यादा रहती है, क्योंकि जिस वातावरण में वो पलते बढ़ते हैं वहाँ की हाइजीन, वहाँ की साफ सफाई उतनी अच्छी नहीं होती, और ये लोग उतनी जल्दी उपचार के लिए चिकित्सा केंद्र नहीं जा पाते हैं जितना कि उच्च वर्ग के लोग जा पाएंगे। इसलिए अनेक प्रकार के संक्रमण जो मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, उदाहरण के लिए मेनिंजाइटिस, जिसमें दिमाग के बाहर की झिल्लियों के अंदर प्रदाह पैदा हो जाता है, या एंसेफेलाइटिस, जिसमें कि मस्तिष्क के गूदे के अंदर प्रदाह पैदा हो जाता है, प्रदाह मतलब इन्फ्लेमेशन। तो ऐसे संक्रामक रोग जिनमें मस्तिष्क के झिल्लियों में या उसके गूदे में प्रदाह, प्रदाह मतलब जलना, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेम वर्ड का मतलब भी जलना होता है, तो उसी से शब्द बना प्रदाह। तो जब ऐसा इन्फ्लेमेशन या प्रदाह मस्तिष्क में या उसके चारों तरफ की झिल्लियों में होता है तो इन मरीजों में बाद में चल के दौरे आने की आशंका अधिक हो जाती है। इसके अलावा ये पाया गया कि यदि आप पुरुष हैं और युवावस्था में हैं तो एक रिस्क फैक्टर है, जोखिम कारक है, क्योंकि इन लोगों को दुर्घटनाएं जिसमें खासतौर से सिर की चोट लगती हो उनकी आशंका बढ़ जाती है। तो ये कुछ जोखिम कारक हुए। एक और जोखिम कारक होता है अल्कोहल का, नशे का सेवन करना। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें मिर्गी होने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा अधिकांश लोगों में कोई जोखिम कारक नहीं पाया जाता, और यह रोग दुनिया भर की तमाम नस्लों में, स्त्री और पुरुष दोनों में और तमाम उम्रों में पाया जाता है। लेकिन हाँ, इसकी होने की उम्र प्रायः शिशु अवस्था में और बचपन में होती है, और वयस्क उम्र में इसके होने की आघटन कम हो जाती है। बच्चों में इसका आघटन या इंसिडेंस अधिक होता है वयस्कों की तुलना में। तो ये तो हुआ मिर्गी के बारे में, उसकी अधिजन विज्ञान को लेकर कुछ पहलू। अब हम आते हैं कि मिर्गी के लक्षण क्या होते हैं। मिर्गी के लक्षणों को हम दौरे का जो वर्णन है उसके अंदर, दौरे के पूर्व की जो अवस्था है उसके अंदर, और दौरे की बाद की अवस्था और दौरों के बीच की अवस्था, जब भी हम किसी मरीज से उसकी बीमारी का इतिवृत्त पूछते हैं, हिस्ट्री, जब हम उसकी बीमारी का इतिहास पूछते हैं या इतिवृत्त पूछते हैं, तो हमारी निदान, डायग्नोसिस उसी समय बन जाता है। मिर्गी का निदान केवल इतिवृत्त सुन के, अच्छा वर्णन सुन के, दौरे का वर्णन सुन के ही होता है। उसके बाद जब मरीज हमारे पश्चात आता है तो उसकी शारीरिक जांच में, फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक जांच में क्या कमी पाई गई ये प्रायः कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अधिकांश मरीजों की शारीरिक जांच में कुछ मिलता ही नहीं है, कोई खराबी नहीं मिलती। तो जो भी निदान हमें बनाना है, डायग्नोसिस, वह केवल इतिवृत्त के आधार पर बनना है, मरीज से स्वयं से पूछ के और उसके परिजनों से या जिस व्यक्ति ने वो दौरा देखा उससे पूछ करके हम यह निदान बना पाते हैं। तो जब हम पूछते हैं तो हमें अनेक प्रकार के प्रश्न पूछना पड़ते हैं जो मरीज ने या उसके घर वालों ने खुद होके नहीं बोले हों। प्रेरक प्रश्न या लीडिंग प्रश्न हमें मरीजों से पूछना पड़ते हैं। इसमें हम उनसे पूछेंगे कि जब दौरा आया उस समय की क्या परिस्थितियां थी, उसका वर्णन कैसा था, उसमें आंखें कैसी हो गई थी, चेहरा कैसा हो गया था, हाथ पांव की क्या स्थिति थी, दौरा आने के पहले मरीज को कोई पूर्वाभास हुआ था कि नहीं, आरा, पूर्वाभास या पूर्वानुमान, प्रीमॉनिशन। तो पूर्वाभास भी हो सकता है, पूर्वानुमान भी हो सकता है। पूर्वाभास कुछ ही सेकंड पहले होता है, पूर्वानुमान अनेक घंटों पहले से होने लग जाता है। फिर हम पूछते हैं कि पश्च दौर की अवस्था में मरीज की क्या स्थिति थी, पोस्ट इक्टल, और उसमें मरीज को नींद आती है, सिर दर्द होता है, हाथ पांव दर्द होते हैं, स्मृति कम हो जाती है, कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं, थकान होता है, और यह अवस्था कुछ घंटों तक चल सकती है। और फिर हम अंतर दौर की अवस्था पूछते हैं, पश्च दौर, दौर, पूर्व दौर, अंतर दौर, प्री इक्टल, इक्टल, इंटर इक्टल, पोस्ट इक्टल। तो जब हम मरीज का इतिवृत्त पूछते हैं तो हमें इन तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए मरीज से और उसके घर वालों से, ताकि हमारा निदान सही बनेगा। अब मैं आता हूं कि इसकी बीमारी का निदान करते समय हमसे क्या गलतियां हो सकती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मिर्गी से मिलती जुलती हैं और हम गलती कर जाते हैं। दो दिशा में ये गलतियां हो सकती हैं, या तो मिर्गी का रोग था ही नहीं और हमने गलती से उनको मिर्गी बोल दिया, या मिर्गी का रोग था लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए और हमने कोई दूसरी बीमारी बोल दी। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग निदान भेद बोलते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, निदान भेद। कैसे हम निदान में भेद करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो निदान भेद करते समय हमें कुछ प्रमुख स्थितियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इसमें एक तो होता है मूर्छा। मूर्छा को अंग्रेजी वाले सिंकपी बोलते हैं। तो मूर्छा के अंदर अचानक कुछ क्षणों के लिए रक्तचाप कम हो जाता है और मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह कम होने से चेतना का क्षणिक ह्रास होता है। यह मूर्छा की स्थिति या तो व्यक्ति बहुत देर से खड़ा हो, थका हुआ हो, या उसके शरीर में निर्जलीकरण हो गया हो, उसका रक्तचाप कम हो गया हो,
उसको बुखार आ रहा हो, उसकी रात में नींद पूरी ना हुई हो, उसने सुबह से नाश्ता ना किया हो, उसके रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो गई हो, इस प्रकार की परिस्थितियों में प्रायः मूर्छा या सिंकपी होने की आशंका रहती है और इसके लक्षण कई बार मिर्गी से मिलते जुलते होते हैं। हम कैसे भेद करते हैं? मूर्छा के अंदर या सिंकपी के अंदर हाथ पांव में जकड़न नहीं आती, कड़कपन नहीं आता, झटके नहीं आते, आंखें बंद रहती हैं, जबकि मिर्गी के दौरों में आंखें खुली रहती हैं और उलट जाती हैं। मिर्गी में दांत चिपक जाते हैं, मूर्छा में दांत नहीं चिपकते। मिर्गी में झाग आता है, मूर्छा में झाग नहीं आता, केवल लार आ सकती है। मिर्गी में मूत्र त्याग हो सकता है, मूर्छा में प्रायः मूत्र त्याग नहीं होता। मिर्गी की अवधि 1 या 2 मिनट या 4 मिनट तक रह सकती है, मूर्छा की अवधि मुश्किल से 10-15 सेकंड रहती है। पश्च दौर की अवस्था में मिर्गी के अंदर व्यक्ति को सामान्य होने में थोड़ा समय लगता है, मूर्छा में व्यक्ति तुरंत सामान्य हो जाता है, 2-4 सेकंड में सामान्य हो जाता है। मूर्छा में व्यक्ति के हाथ पांव ठंडे हो सकते हैं या उनमें नीला रंग हो सकता है साइनोसिस का, जबकि मिर्गी के दौरों में हाथ पांव ठंडे नहीं होते और उनमें नीला रंग नहीं होता। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पे आप मूर्छा और मिर्गी के दौरों का निदान भेद कर सकते हैं। एक और अवस्था में निदान भेद को लेकर आपको बताना चाहूंगा और वो है मनोवस्था जनित दौरे।